नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे समविचारक मित्र हैं जो जैविक खेती में भरोसा करते हैं, जो रसायन आधारित खेती से बाहर आना चाहते हैं, अपनी परिवार की, अपने समाज की और अपने देश की कुछ मदद करना चाहते हैं। मदद इस मामले में जिस तेजी से हमारे समाज में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, तो हमें तो लगता है कि जीवन में हम कितना भी कमाएं, उसको अंततः हमने हॉस्पिटल में जमा करके जाना है। आप स्वयं इससे सहमत होंगे कि आज हम अपनी आय का सर्वाधिक हिस्सा अपनी दवा दारू पर खर्च करते हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो पूरी तरह स्वस्थ हो। बहुत सारी बीमारियों का इलाज करा के भी हम अपने आप को स्वस्थ कहते हैं। तो इससे निकलना है तो ऐसे मित्रों तक भी मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें। और हाँ, आजकल एक समस्या किसानों को बहुत परेशान कर रही है। किसानों को नहीं, जो बागवानी करते हैं, जो फल की उत्पादकता करते हैं, साग सब्जियां उगाते हैं, उन सबके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। और वो समस्या है कि उन्हें अपने खेतों में हरी हरी अच्छी फसल दिखाई देती है। मैं उदाहरण के रूप में नींबू की फसल को लेंगे, मैं संतरे की फसल को लें या पपीते की, केले, किसी भी फसल को लें। मैं नींबू को उदाहरण दूंगा। नींबू की अच्छी फसल है। आपके पर एकड़ जो खेत है उसमें पर्याप्त नींबू के पेड़ हैं और पर्याप्त होने के साथ साथ इसमें अच्छे समय पर फ्लावरिंग भी होती है। फ्लावर देख के आपका दिल खुश हो जाता है कि आपने पर्याप्त प्रयास किया। आपने हर तरह का खेत, खाद पानी, दवा दारू अपनी फसल को दिया, लेकिन फिर अचानक आप देखते हैं कि आपके जो नींबू के पेड़ हैं उनके फूल झड़ने लग जाते हैं। देखते देखते आपका मन उदास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने आशा रखी इस बार अच्छी फसल होगी, नींबू आपको अच्छी कमाई दे जाएगा, लेकिन देखते देखते 10-15 दिन में, हफ्ता में आपका स्वप्न टूट जाता है। कभी कभी देखते हैं कि जो फूल हैं वो तो अचानक नहीं झड़ते, लेकिन जो फल कच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, अविकसित होते हैं, वो धीरे धीरे झड़ जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, या उनमें रस नहीं उतरता है, कड़वे हो जाते हैं, उनका स्वाद बिगड़ जाता है, या फिर अनायास पेड़ पर लगे लगे सूख जाते हैं। ऐसी कई सारी समस्या हम सामान्यतः देखते हैं। बहुत बार हमने खुद अनुभव किया है कि हमने अपने पेड़ पर बहुत सारे पिछले साल जो देखे थे तो हजारों नींबू लगे, इस बार तो 100-200 नींबू लगे। 100-200 नींबू भी हम पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए कि वो झड़ गए, टूट गए, सूख गए। उसका कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण तो यही है कि यदि वातावरण में तो तेजी से बदलाव आता है, तो गर्मी ज्यादा ज्यादा पड़ती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, कोहरा का प्रकोप बढ़ जाता है, तो भी अचानक तो जो फ्लावरिंग होती है, फूल होते हैं, वो झड़ जाते हैं, या फिर कच्चे फल झड़ जाते हैं। दूसरी समस्या है, यदि पानी की कमी हो। पानी की कमी सामान्यतः गर्मी के मौसम में रहती है। बहुत ऐसे स्थान है हमारे देश में जहाँ पानी की कमी सदा रहती रहती है। मैंने राजस्थान के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट देखे हैं। मेरे बहुत सारे मित्र वहाँ अनार की खेती भी कर रहे हैं, आज संतरे की खेती भी कर रहे हैं, नींबू की खेती का तो मैंने कई साल अध्ययन किया। मैंने देखा कि मेरे मित्रों ने एक एक एकड़ जमीन में सैकड़ों नींबू के पेड़ लगाए। कभी उनको आशा बनती थी, कभी आशा टूट जाती थी। बहुत बार तो नींबू के जो पेड़ फल थे वो छोटे बड़े होते थे और सूख जाते थे, स्वाद होता नहीं था, रस निकलता नहीं था। कई समस्याएं। तो राजस्थान की समस्या है कि पानी की कमी है, मिट्टी में पानी ठहरता नहीं। तो पानी की कमी के कारण भी नींबू के फूल अचानक गिर जाते हैं या कच्चे फल झड़ जाते हैं। तीसरी समस्या है, यदि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी है। नाइट्रोजन की कमी के कारण ग्रोथ रुक जाती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण जो फोटोसिंथेसिस क्रिया वो प्रभावित होती है। नाइट्रोजन के कारण क्लोरोफिल नहीं बनता, और क्लोरोफिल बहुत आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस वो क्रिया है कि हमारे पेड़ ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके और मिट्टी से, जड़ के माध्यम से पानी ग्रहण करके सूर्य की उपस्थिति में उससे अपना भोजन निर्मित करते हैं, और उसी भोजन के माध्यम से काफी मात्रा में ऑक्सीजन स्वतंत्र होकर वातावरण में मिक्स होती है, जो हमारे लिए प्राणवायु को काम करती है। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रभावित हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रभावित होगी तो जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनको पर्याप्त आहार नहीं मिलता। ऐसे में वो सूखने लग जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अभाव में उसका जो हरियालीपन है, पीलेपन में निकल आता है। तो पीलेपन का सीधा कारण हम मानते हैं कि उसको पर्याप्त नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो नाइट्रोजन के अभाव के कारण भी पीलापन आता है, तो मुरझाना शुरू हो जाता है। नाइट्रोजन के अलावा यदि मिट्टी में फास्फोरस की कमी है,
फास्फोरस की कमी नहीं होती, फास्फोरस इस्तेमाल में नहीं आती, प्रयोग नहीं होती, क्योंकि फास्फोरस मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उसको मोबिलाइज करने के लिए मिट्टी के जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन मिट्टी के अंदर जीवाणु नहीं है, हमने जीवाणु को समाप्त ही कर दिया, हमने जीवाणु को नष्ट ही कर दिया, चाहे किसी भी कारण से कर दिया, या तो अधिक मात्रा में हमने खादों के प्रयोग से, कीटनाशकों के प्रयोग से, या फिर तापमान बढ़ने से, या फिर खेतों में आग लगा देने से हमने जीवाणु को नष्ट कर लिया। तो ऐसे में फास्फोरस मिट्टी के अंदर होने के बावजूद भी प्रयोग नहीं होती, और ऐसे में जड़ों का विकास नहीं होता। जड़ों के विकास ना होने के कारण ही पेड़ सूख जाते हैं, या फिर पेड़ों के जो फल हैं, फूल हैं, वो मुरझा जाते हैं। तो दूसरा कारण फास्फोरस का भी। इसी तरह पोटाशियम पौधों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों के साथ में फलों के खिलने के लिए, या फूलों के खिलने के लिए, फल बनने के लिए, फलों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यदि मिट्टी में पोटाशियम की कमी है, या पेड़ उसको सोख नहीं पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनके फल अचानक झड़ने शुरू हो जाएंगे, कच्चेपन में वो मिट जाएंगे। मैग्नीशियम कमी के कारण मैग्नीशियम का भी सीधा सीधा जो लाभ है वो क्लोरोफिल के लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए है। और कैल्शियम तो जो वनस्पतिक जो संरचना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कैल्शियम के अभाव के कारण भी फल जो कच्ची अवस्था में झड़ने शुरू हो जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं। एक और समस्या है, उसकी तरफ हमारा बहुत कम ध्यान जाता है। हमारा ज्यादातर ध्यान खाद में जाएगा, दवाइयों में जाएगा, या पानी में जाएगा। इसके अलावा हम एक चीज को भूल जाते हैं, वो है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी कहते हैं कि जब फ्लावरिंग होती है, चाहे सरसों की हो, गेहूं की हो, मटर की हो, या नींबू की, अनार की, संतरे, किसी की भी हो, ये उस अवस्था में पॉलिनेशन की क्रिया होना बहुत आवश्यक है। पॉलिनेशन का अर्थ है, जैसे अपने अपने में देखें, जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तो गर्भावस्था की स्थापना होती है, गर्भ ठहरता है। जब स्त्री और पुरुष का मिल नहीं होता तब तक हम कितने भी जवान हो, कितने भी रोमांच से भरे हो, बीज और ओवम का मिलन नहीं होता तब तक गर्भ की स्थापना नहीं हो पाती। ठीक इसी तरह वनस्पति में भी है, नींबू में भी है। और इस पोलिनेशन के लिए, नींबू के लिए, वनस्पति के लिए कुछ कीट पतंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें तितली भी है, जैसे भंवरे हैं, मधुमक्खी है, और दूसरे कुछ जो कीट पतंगे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन हमने पिछले 40-50 साल में इतना इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक छिड़क दिया अपने खेतों में, अपने घर में, अपने वातावरण में, कि अब हमें देखते हैं कि हमें अपने आसपास ज्यादा मधुमक्खी दिखाई देती है, न तितलियां दिखाई देती हैं, न भंवरे दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे कीट पतंगों को हम नष्ट कर दिया। इसके कारण पॉलिनेशन की जो क्रिया है, परागकण को का मिलन कराने की जो क्रिया है वो बाधित हो गई है, और उसके कारण भी फूल खिलते हैं तो फल नहीं बनते। ये एक समस्या होगी। ग्रोथ अचानक आधी रह जाती है, आधी से कम रह जाती है, तो ये भी एक समस्या है। यद्यपि फूल झड़ने का इसके साथ सीधा संबंध नहीं है, फिर भी यदि उसका पॉलिनेशन नहीं होगा तो फूल बिना निश्चित हुए धड़क जाए, टपक जाएगा, और उसकी फ्लावरिंग बेकार जाएगी, वो फल नहीं बनेगा। तो ये भी कारण है। इसके अलावा कुछ कीट पतंगे भी हैं, कुछ ऐसे हानिकारक कीट हैं जिनका आक्रमण हो जाए, कुछ ऐसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो रोग पैदा करके भी फलों को कच्ची अवस्था में तोड़ झड़ देते हैं, या फ्लावरों को झड़ने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये भी कारण है। तो इन सबसे बचने का कारण क्या है? जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले तो हमें मिट्टी के उपचार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको सॉइल ट्रीटमेंट कहेंगे, सॉइल हीलिंग कहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सॉइल हीलिंग का काम किसी दवा दारू से नहीं हो सकता, क्योंकि जितना पेस्टिसाइड, जितना हमने केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी में दे दिया है, उसके कारण मिट्टी विषाक्त हो गई है, मिट्टी हार्ड हो गई है, मिट्टी में जीवांश की संरचना समाप्त हो गई है, जीवाणुओं की संख्या निम्न स्तर पर आ गई है, और जीवाणु निष्क्रिय हैं तो फिर उसको जान कौन देंगे? तो उसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, बहुत सारे मित्र काम कर रहे हैं। कोई जीवामृत बना रहा है, कोई बीजामृत बना रहा है, और हमने भी गोबर घनसत्व से इसी तरह का एक रसायन तैयार किया है, गोबर घनसत्व या सुपर गोल्ड कोरस। ये बायोएक्टिव रसायन है जिसमें बहुत तरह के जीवाणु हैं, और ये जीवाणु सब फ्रेंडली हैं। इनका यदि हम संवर्धन करेंगे, बहुत तेजी से विकास होता है। जब इनका विकास होगा तो उसमें बहुत तरह के जीवाणु, जो बायोएक्टिव रसायन पैदा होंगे, हार्मोन्स पैदा होंगे, कई तरह के एंजाइम्स पैदा होंगे, और जब ये मिट्टी में जाएंगे तो मिट्टी के जीवाणुओं को नई जिंदगी देंगे, उनको विकास, उनको संवर्धित करने में मदद करेंगे। इसके माध्यम से भी हम मिट्टी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिट्टी की जो
रोग रोग है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो इसके प्रयोग के माध्यम से भी हम मिट्टी का जो समान अवस्था में ला सकते हैं। इसके प्रयोग के माध्यम से हम न केवल मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं, बल्कि उसकी जीवाणु संरचना को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी हम इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। जिस खेत में या जिस बागवानी में हमें लगे कि हमें पूरी तरह से फलों जो उत्पादकता प्रभावित कर रही है, तो उससे बचने के लिए भी आप बोरस का प्रयोग कर सकते हैं। बोरस का प्रयोग करना बहुत सहज है। पहले मैंने वीडियो में बताया है कि आपका उसका मदर कल्चर कैसे तैयार करना है। उस मदर कल्चर को आप सीधे खेतों को सींचने के काम में ला सकते हैं। मदर कल्चर से आगे भी मदर कल्चर निर्मित कर सकते हैं। दूसरा, पोषक तत्वों के लिए, क्योंकि हमारी मिट्टी की जो संरचना है 2 चीज पर निर्भर है। वो पहली है कि उसमें जीवाणु संरचना हो। जीवाणु संरचना है तो ऑर्गेनिक जो वेस्ट पदार्थ है वो भी आवश्यक है, या फलों के अवशेष हों, साग सब्जियों के अवशेष हों, कार्बनिक पदार्थ हो, मृत जीव हों। ये नहीं है तो हम अपनी मिट्टी को पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जीवाणु नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जो खनिज तत्व हैं उनकी आपूर्ति नहीं करते, उनको सक्रिय अवस्था में लाते हैं, मिट्टी को सामान्य अवस्था में लाते हैं। तो उनके लिए हमें काम करना पड़ेगा। काम ये है कि इस मदर कल्चर के माध्यम से हम आप अपने आसपास जो बहुत सारी वनस्पतियां हैं, इसमें मोरंगा है, जामुन है, आम है, एलोवेरा है, और दूसरी जो हमारी अन्य उपयोगी वनस्पतियां हैं, उनको उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के उनके माध्यम से मदर कल्चर जो गोरस का है उसके माध्यम से उसको डिकम्पोज करके गोबर है, गौमूत्र है, उसके माध्यम से हम बहुत सारा जो जो पोषक आहार है मिट्टी का, उसमें नाइट्रोजन, क्योंकि जब भी कार्बनिक पदार्थ का डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, तो बहुत सारी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन्हीं जो जो मिनरल्स हैं, इन्हीं से जटिल कार्बनिक संरचनाओं का अस्तित्व होता है। हमारे मानव अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में 24 के आसपास मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक है, यद्यपि कैल्शियम से ज्यादा मात्रा कार्बन की रहती है। इसी तरह वनस्पतियों में भी 50% के आसपास कार्बन रहता है, यद्यपि वो कार्बन मिट्टी से उनको प्राप्त नहीं होता, लेकिन मिट्टी में ये कार्बन रहना बहुत आवश्यक है। हमारी वनस्पतियां वायुमंडल से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख अपने कार्बन की आपूर्ति करते हैं। ये कार्बन विभिन्न तरीके से विभिन्न जो मिनरल्स है उसके साथ में बना के अलग अलग पदार्थों का निर्माण करता है। सेलुलोज का निर्माण भी इसी से होता है, मीथेन का निर्माण भी इसी से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण इसी से होता है, और सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, फ्रुक्टोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, इन सब का निर्माण भी कार्बन से ही होता है। तो ये सब कार्बनिक संरचना है। बायो प्रोडक्ट बहुत सारी मात्रा में, गोबर में भी इसकी मात्रा बहुत रहती है। तो जब तक गोबर का डिजिटल कार्बन संरचनाओं का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ तब तक हम मिट्टी में इन पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं कर सकते। तो ऐसे में मदर कल्चर के माध्यम से ऐसे कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन करके हम मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आपसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई बातचीत करना चाहते हैं या फिर इसका प्रयोग करना चाहते हैं, प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बातों पर भरोसा मत करिए, आप स्वयं इसका परीक्षण करके देखिए। और परीक्षण के लिए ये नहीं कि मैं 10-20-50 हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ। आप 100, 200, 300 मीटर की कोई क्यारी ले लीजिए, आप उसमें गन्ना लगा लीजिए, सब्जी लगा लीजिए, गेहूँ उगा लीजिए, दलहन उगा लीजिए, तिलहन उगा लीजिए, कॉटन लगा लीजिए, या 2-4-5 फल के पेड़ लगा लीजिए। उनमें इसका प्रयोग करके देखिए, आपको इसके प्रयोग से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, सूचित करिए। निश्चित रूप से आपकी सेटिस्फेक्शन होगी। मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो निश्चित मुझे सूचित करें। मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स हैं। धन्यवाद मित्रों।